नमस्कार, इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। शेयर बाजार में जो कारोबारी हफ्ते का पहला दिन है यानी आज जोरदार एक्शन देखने को मिल सकता है क्योंकि ग्लोबल संकेत नेगेटिव है। जी हां, गिफ्ट निफ्टी करीब 80 अंकों की गिरावट के साथ अभी कुछ देर पहले तक 21,500 के नीचे ट्रेड कर रहा था। एशियाई बाजारों में भी चीन के एलपीआर और बैंक ऑफ जापान की जो पॉलिसी है उसकी वजह से जोरदार बिकवाली देखने को मिल रही है। और अमेरिकी बाजारों की अगर बात की जाए तो वायदा बाजारों में सपाट कारोबार। इन सब पर डालेंगे नजर, लेकिन सबसे पहले रुख आर्थिक जगत की टॉप लाइन्स पर। रोजगार के मुद्दे पर आई है अच्छी खबर। 15 साल और उससे अधिक आयु वर्ग के ग्रेजुएट्स के बीच बेरोजगारी दर वर्ष 2022-23 में घटकर 13.4% पर। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से दिसंबर तक भारत की जो अंतरिक्ष स्टार्टअप्स है उसमें 1000 करोड़ रुपए से अधिक का हुआ निवेश। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की अनुमति दिए जाने से हुआ संभव। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आज से हो रहा है जारी। सस्ता सोना खरीदने का बेहतरीन मौका आपके पास। 1 ग्राम की कीमत 6,199 रुपए। और सप्ताह के पहले कारोबारी दिन गिरावट के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। पिछले सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन की अगर बात की जाए तो बढ़त के साथ सेंसेक्स और निफ्टी हो बंद। तो इन तमाम आर्थिक खबरों पर रहेगी नजर। बात करेंगे दुनिया भर के बाजारों से जुड़ी हुई, लेकिन रुक करते हैं कुछ अच्छी खबरों का। तो देश के कृषि निर्यात की अगर बात की जाए तो इस मोर्चे से भी अच्छी खबर, यहां बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वस्तुओं के कुल निर्यात को समर्थन मिलने की वजह से किसानों को फायदा हो रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक नवंबर में फल और सब्जी के निर्यात में पिछले साल की तुलना में 31% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई। और साथ ही साथ जानकारी के मुताबिक खाड़ी के देशों के साथ थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और कई यूरोपीय देशों में भारतीय सब्जी और फलों की मांग लगातार बढ़ रही है। खाड़ी देशों में तो भारत से कई हरी सब्जियों का निर्यात हो रहा है। चालू वित्त वर्ष के दौरान अप्रैल से नवंबर में फल और सब्जी के निर्यात में 15% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यानी कि आप देखिए कि लगातार इस आंकड़े में वृद्धि दर्ज हो रही है जब हम फल और सब्जियों की बात कर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए भारतीय मांस, डेयरी और पोल्ट्री के उत्पादों की तो यहां पर भी निर्यात में 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नवंबर में कॉफी निर्यात में 11% और मसालों में भी 11.30% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऑयल मिल्स में 17.22% और तैयार अनाज और प्रोसेस्ड जो खाद्य आइटम्स है उसमें भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यानी कि आप देख सकते हैं खास तौर पर जो फल सब्जियां हैं, जो प्रोसेस्ड फूड है, पोल्ट्री के आइटम्स हैं, इनकी मांग लगातार देशों में बढ़ती हुई और ये किसानों के लिए अच्छी खबर। अब बात करते हैं रोजगार से जुड़ी हुई। इस मोर्चे से भी गुड न्यूज हमारे सामने है। एक सरकारी सर्वे के मुताबिक ग्रेजुएट करने वाले छात्रों के बीच जो बेरोजगारी है वो कम हुई है। सर्वे का मानना है कि 15 साल और उससे अधिक आयु वर्ग के जो ग्रेजुएट्स हैं उनके बीच जो बेरोजगारी दर है वो वर्ष 2022-23 में घटकर 13.4% रह गई। पिछले साल की बात करें तो ये 14.9% थी। सांख्यिकी कार्यक्रम और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा लेटेस्ट जो श्रम बल सर्वेक्षण है वो PLFFS, उसके मुताबिक 15 साल और उससे अधिक आयु वर्ग के जो ग्रेजुएट्स हैं उसमें बेरोजगारी दर जो है वो कम हुई है। चंडीगढ़ में ये 5.6%, दिल्ली में 5.7%, दिल्ली दूसरे नंबर पर रहा। उन आंकड़ों के मुताबिक अंडमान और निकोबार में सबसे अधिक बेरोजगारी यानी कि 33%, लद्दाख में 26%, आंध्र प्रदेश में 24%। बड़े राज्यों की बात करें तो राजस्थान में बेरोजगारी दर 23.1, ओडिशा में 21.9। आपको बताएं कि NSSO ने अप्रैल 2017 में PLFS शुरू किया था और 2017 जून, 2018 जुलाई और ये जो तमाम 2020 जून से 2021 और जुलाई 2021 से जून 2022 के दौरान ये तमाम जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों के आधार पर इस रिपोर्ट को जारी किया गया। ये छठी रिपोर्ट है।
बात करते हैं जीएसटी रिटर्न से जुड़ी हुई। वित्त मंत्रालय के मुताबिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 5 साल में 65% बढ़ गई। अप्रैल 2023 तक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या जो है वो 1.13 करोड़ हो गई। जीएसटी के तहत जो रजिस्टर्ड टैक्स देने वाले हैं उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी हुई। ये 1.40 करोड़ है, जो अप्रैल 2018 में 1.06 करोड़ थी। चालू वित्त वर्ष में फाइलिंग का जो महीना है उसके अंत तक 90% जो पात्र करदाता है वो जीएसटीआर 3B रिटर्न्स भर रहे हैं। जीएसटी लागू होने के पहले वर्ष 2017-18 में यह आंकड़ा 68% था और हम सभी जानते हैं कि जुलाई 2017 में जीएसटी लागू किया गया। इसमें उत्पाद शुल्क, सेवा कर और वैट जैसे जो स्थानीय कर है उन्हें शामिल किया गया। वहीं आज जीएसटीआर 3B दाखिल करने वालों की संख्या अप्रैल 2018 में 72.49 लाख से बढ़कर अब अगर बात की जाए 2023 की तो 1.13 करोड़ है। जीएसटी संग्रह है उसमें भी बढ़ोतरी है, 1.68 लाख करोड़ रुपए रहा। चालू वित्त वर्ष में छठी बार है जब मासिक सकल जीएसटी संग्रह जो है वो 1.60 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गया और अप्रैल 2023 में जीएसटी कलेक्शन तो रिकॉर्ड 1.87 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचा है। तो आप देख सकते हैं कि ये 3 जो अहम आर्थिक प्रगति से जुड़े मोर्चे हैं, हम बात करें जीएसटी कलेक्शन की, बात की जाए रोजगार की, बात की जाए कृषि क्षेत्र की, यहाँ से ये अहम सकारात्मक खबरें निकलती हैं। अब रुख करते हैं बाजारों का, एक रुख लेते हैं गिफ्ट निफ्टी का। ये गिफ्ट निफ्टी इस वक्त किस लिहाज से ट्रेड कर रहा है। गिफ्ट निफ्टी 21,485 का लेवल है, 31 अंकों की बढ़त। शुरुआत 21,500 में दबाव के साथ हुई थी, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बढ़त के साथ कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। गिफ्ट निफ्टी के शुरुआती क्यूज ये इशारा कर रहे थे कि जो भारतीय शेयर बाजार है उनकी जो शुरुआत है वो दबाव के साथ हो सकती है। एक करेक्शन इस बार भारतीय शेयर बाजारों में इस वीक देखने को मिल सकता है। 71,000 का वो स्तर जरूर मौजूद है, लेकिन 46 अंकों का दबाव है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि पिछले हफ्ते कई जो हाईज हैं, ऑल टाइम हाईज, उनको बनाता हुआ शेयर बाजार नजर आया था। ये सेंसेक्स के ओपनिंग जो हैं वो आंकड़े हैं और निफ्टी का ओपनिंग आंकड़ा भी 21,434 का लेवल है। यानी जो एक बहुत बड़ा हमने बुल रन देखा पिछले हफ्ते, अब बाय ऑन डिप्स यानी दबाव में मुनाफा वसूली कुछ तमाम क्षेत्रों पर हावी होती हुई नजर आ रही है। ये निफ्टी का ओपनिंग आंकड़ा है। तमाम वो स्टॉक्स जो भारतीय शेयर बाजार को ऊपर खींचने का काम करें, आयशा मोटर्स, नेस्ले इंडिया, यूपीएल, एनटीपीसी, एशियन पेंट्स। आयशा मोटर्स 1% की बढ़त के साथ बड़ा काउंटर है, मल्टी बैगर स्टॉक है जब हम बात करते हैं ऑटो सेक्टर की। नेस्ले इंडिया, यूपीएल, एनटीपीसी, एशियन पेंट्स। रुख उन तमाम शेयर्स पर डालते हैं जहां पर करेक्शन देखी जा रही है, जो कहीं ना कहीं मार्केट को वीक करने का काम करें। जेएसडब्ल्यू स्टील, आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक, एमएनएम, एक्सिस बैंक। बैंकिंग के 2 बड़े काउंटर, साथ ही साथ मेटल का एक काउंटर और जेएसडब्ल्यू स्टील में 2% से ज़्यादा की गिरावट देखी जा रही है। यानी कि एक करेक्शन जो कि अमूमन भारतीय शेयर बाजार है, किसी भी शेयर बाजार की बात की है, जब ज़बरदस्त रनअप देखा जाता है तो एक करेक्शन आना अच्छा भी है शेयर बाजार की सेहत के लिए। यूएस के बाजारों पर नजर डालते हैं। डाउ जोन्स सपाट कारोबार, एसएनपी में भी गिरावट और नैस्डैक। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि कंज्यूमर डेटा के आंकड़े आने वाले हैं और फेड ने तीसरी बार भी ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया, अपरिवर्तित रखा। ये यूएस फेड की हम बात करें जो वहाँ का फेडरल बैंक है, उसके मिनट्स की वजह से भी हम ये देख पा रहे हैं। यूरोपियन बाजारों की अगर बात की जाए तो एफटीएसी और डैक्स दोनों दबाव में, कैक जो है वो सपाट कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो एलबीआर पॉलिसी है चीन को लेकर वो आने वाली है, जिसकी वजह से यूरोपियन बाजार थोड़े दायरे में कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। एशियाई बाजारों का रुख करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए कि जापानी बेंचमार्क निकाई और हैंगसेंग दोनों में गिरावट। अच्छा, क्योंकि जापानी बेंचमार्क की अगर बात की तो जापान अपने बैंक जो दर हैं उस पर आज कुछ फैसला ले सकता है, इसीलिए जापानी बेंचमार्क जो है वो दबाव के साथ। क्रूड की बात करें, पिछले हफ्ते क्रूड में नरमी थी, अब एक रिबाउंड मारता हुआ $76 प्रति बैरल के आसपास, हमने इसमें इससे कम का भी लेवल देखा, तो हम देख सकते हैं कि क्रूड यहाँ पर एक रिबाउंड मारता हुआ। और सबसे बड़ी बात यह कि कमोडिटी मार्केट की अगर बात की जाए तो आज का दिन काफ़ी अहम है, क्योंकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की जो किस्त है वो भी आज से शुरू हो रही है और यहाँ पर कच्चे तेल में भी
फिलहाल नरमी नजर आ रही है। तो इन सभी खबरों पर रहेगी नजर, लेकिन फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे आज का ईटी फोकस। जुड़े रहिए इकोनॉमी टुडे के साथ। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत इकोनॉमी टुडे में। और अब बात करते हैं आज के फोकस से जुड़ी हुई। वो कहते हैं कि हीरा है सदा के लिए, और अब दुनिया में कोई भी कहेगा डायमंड बोर्स तो सूरत का नाम साथ आएगा, भारत का नाम साथ आएगा। सूरत डायमंड बोर्स भारतीय डिजाइन, भारतीय डिजाइनर्स, भारतीय कॉन्सेप्ट के सामर्थ्य को दिखाता है। ये बिल्डिंग नए भारत के नए सामर्थ्य और नए संकल्प का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने जब सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन कल किया तो उन्होंने कहा, कामगार हो, कारीगर हो, व्यापारी हो, सबके लिए सूरत डायमंड बोर्स वन स्टॉप सेंटर है। देखिए उससे जुड़ी यह खास रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय हीरे और आभूषण कारोबार के लिए दुनिया के सबसे बड़े और आधुनिक केंद्र सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसे कच्चे और पॉलिश किए गए हीरों के साथ साथ आभूषणों के व्यापार के एक वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। इसके जरिए एक ही स्थान पर आयात निर्यात के लिए एक्सचेंज में आधुनिक सीमा शुल्क निकासी गृह, खुदरा आभूषण व्यवसाय के लिए आभूषण मॉल और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग और सुरक्षित वॉल्ट की सुविधा इसमें शामिल होंगी। रॉ डायमंड हो, पॉलिश डायमंड हो, लैब ग्रोन डायमंड हो या फिर बनी बनाई ज्वेलरी, आज हर प्रकार का व्यापार एक ही छत के नीचे संभव हो गया है। कामगार हो, कारीगर हो, व्यापारी हो, सबके लिए सूरत डायमंड बोर्स वन स्टॉप सेंटर है। यहां इंटरनेशनल बैंकिंग और सुरक्षित वॉल्ट्स की सुविधा है। यहां रिटेल ज्वेलरी बिजनेस के लिए ज्वेलरी मॉल है। सूरत की डायमंड इंडस्ट्री पहले से ही 8 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दे रही है। अब सूरत डायमंड बोर्स से भी 1.5 लाख साथियों को रोजगार मिलने वाला है। भारत के पक्ष में बने वैश्विक माहौल का असर उद्योगों की उन्नति पर भी पड़ा है। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया भर में भारत की चर्चा हो रही है और मेड इन इंडिया आज के समय में सशक्त ब्रांड बन चुका है। सरकार का प्रयास है कि देश का निर्यात रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे, जिसमें सूरत का डायमंड उद्योग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हम देश के एक्सपोर्ट को भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। अभी डायमंड ज्वेलरी के एक्सपोर्ट में भारत बहुत आगे है। सिल्वर कट डायमंड और लैब ग्रोन डायमंड में भी हम अग्रणी हैं। लेकिन अगर पूरे जेम ज्वेलरी सेक्टर की बात करें तो दुनिया के टोटल एक्सपोर्ट में भारत का शेयर सिर्फ 3.5% है। सूरत अगर ठान ले तो बहुत ही जल्द जेम्स ज्वेलरी एक्सपोर्ट में डबल डिजिट में आ सकते हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूं, आपके हर प्रयास में सरकार आपके साथ खड़ी है। भारत से डायमंड, जेम्स एंड ज्वेलरी के इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रेडिंग को बढ़ावा देने के साथ साथ डायमंड की मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग करने वालों को अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर देना इस आधुनिक केंद्र का मुख्य उद्देश्य है। भारत को दुनिया में एक मॉडर्न डायमंड, जेम्स एंड ज्वेलरी मार्केट के रूप में विकसित करने में ये केंद्र मददगार साबित होगा। पिछले कुछ हफ्तों में कई डायमंड ट्रेडिंग कंपनियों ने यहाँ अपने ऑफिस शुरू कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,
DD न्यूज। तो इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव सेठी, उपाध्यक्ष सूरत डायमंड एसोसिएशन से हमारे साथ है। गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप तो खुद ही डायमंड सिटी से हैं। पहला सवाल मेरा यही है कि जिस तरह से हम हमेशा कहते हैं कि हीरा सदा के लिए है, खास तौर पर जेम्स ज्वेलरी जो हाई वैल्यूड एसेट्स हैं उनके लिए ये जो सूरत डायमंड बोर्ड्स है, ये एक्सचेंज के रूप में किस तरह से गेम चेंजर साबित होगा भविष्य में? देखिए, मैं आपको बताऊं, पूरी डायमंड इंडस्ट्री बहुत ही उत्साहित है और ये वाकई सूरत और पूरे देश के लिए, डायमंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर है। यहाँ पे सूरत डायमंड बोर्ड्स में जो कस्टम क्लियरिंग हाउस है, ये पूरे देश का सबसे बड़ा है। यहाँ पे सेफ वॉल्ट्स और जो भी फैसिलिटीज यूज की गई हैं बिल्कुल लेटेस्ट हैं और शायद दुनिया में वो और कहीं भी अवेलेबल नहीं है जी। ये बहुत एम्प्लॉयमेंट देगा यहाँ पे और डायमंड के साथ साथ जो वैल्यू एडिशन इंडस्ट्रीज हैं, डायमंड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग, उनको भी काफी प्रोत्साहन मिलेगा। गौरव जी, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग की, यानी कि अब पहले क्या होता था कि आपने मैन्युफैक्चर किया, फिर मुंबई जाना पड़ता था कटिंग, पॉलिशिंग और अन्य कामों के लिए, लेकिन अब मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ ये तमाम जो काम हैं वो यहीं पर हो जाएंगे। उस लिहाज से कितनी कन्वीनियंस एज अ बिजनेस पर्सन होती है, खास तौर पे जो तमाम डायमंड बिजनेस से जुड़े लोग हैं उनके लिए? जी, ये काफी कन्वीनियंट हो जाएगा क्योंकि जैसा आपने ठीक बताया, मुंबई यहाँ से जाता था माल और वहां से ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सपोर्ट होता था। यहाँ पे कस्टम क्लियरिंग हाउस अवेलेबल नहीं था एक अच्छे लेवल पे, जो कि अब बन गया है और यहाँ पे सारी फैसिलिटीज होने से काफी ईज हो गई हैं। सिक्योरिटी के लिहाज से सूरत जो है वो काफी ऊपर है और यहाँ पे इससे काफी प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही साथ अगर बात की जाए यहाँ पर इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो कहा है कि भाई हमने पेंटागन को पीछे छोड़ दिया है, उस लिहाज से तमाम ऑफिसेस इंटरकनेक्टेड हैं और ख़ास तौर पर 65,000 से भी ज़्यादा जो विशेषज्ञ हैं डायमंड इंडस्ट्री से जुड़े हुए, उनको इस छत के नीचे काम करने का मौका मिलेगा। जी बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि अमेरिका की पहचान जो थी वो एक पेंटागन बिल्डिंग के द्वारा भी थी और आज सूरत की जो सबसे बड़ी डायमंड बोर्ड्स बनने से मैं कहता हूँ सूरत ही नहीं, ये भारत की पहचान बन गई है और देश विदेश में लोग अब डायमंड बोर्ड्स के नाम से भारत की पहचान को जानने लग गए हैं। और जो आपने बताया ऑफिस इंटरकनेक्टेड हैं, ये बहुत ही बड़ा एक कन्वीनियंस है। एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस माल ले जाना, ट्रेड करना, ये बहुत ही लाभदायक है। और साथ ही जब हम बात करते हैं रोजगार के मोर्चे पर, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से यहाँ पर कई ऐसे अन्य आयाम हैं जहाँ से रोजगार के भी नए विकल्प खुलते हुए नजर आएंगे। गौरव जी? जी बिल्कुल, सिर्फ डायमंड ज्वेलरी इंडस्ट्री को ही नहीं, पूरे सूरत और इनफैक्ट गुजरात की जो बाकी इंडस्ट्रीज हैं उनको भी काफी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है और यहाँ पे आप मानेंगे कि दूसरी जो राज्य हैं वहां से लोग अपनी डायमंड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सूरत भी शुरू करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे इतनी अच्छी फैसिलिटीज होने से उनको व्यापार करने में बहुत आसानी हो गई। बिल्कुल, और यही तो सबसे बड़ा उद्देश्य है इस सूरत डायमंड बोर्ड्स का, जब हम बात करते हैं हीरो के लिहाज से। गौरव जी, आपके पास वापस आएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है इकोनॉमी टुडे में, और आकर भी चर्चा जारी रखेंगे। वक्त एक ब्रेक का। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग